दोस्तों कहने को तो लोग कहते हैं कि जो जीजा और साली का रिश्ता है ये रिश्ता हंसी का है, मजाक का है। लेकिन दोस्तों कायदे में अगर देखा जाए तो जीजा और साली के बीच में भी किसी भी तरीके की कोई मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये युग चल रहा है, ये युग कलयुग है और इस कलयुग में कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आज की इस घटना के अंदर एक व्यक्ति जो कि शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो दिल है अपनी ही साली के ऊपर आ जाता है। लेकिन दोस्तों जब साली के ऊपर दिल आता है उसके बाद में इनका मिलना मिलाना शुरू होता है, चोरी छुप के ये लोग मिलना शुरू करते हैं। उसके बाद में ये लोग शारीरिक संबंध बनाना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों ये लोग चोरी छुप के मिल तो रहे थे, शारीरिक संबंध बना तो रहे थे, इनको ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इश्क और मुश्क कितनी ही ज़्यादा चालाकी से, कितना ही ज़्यादा सतर्क होकर किया जाए लोगों तक पहुँचता है। और उस समय जब ये अवैध संबंध होते हैं, एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं कि जी इतना बड़ा क्राइम इनसे होता है कि यकीनन लोगों तक जब ये बात पहुंचती है तो लोग वाकई हैरान होते हैं और लोग सोचते हैं कि अगर इसने इस तरीके के रिश्ते ना बनाए होते तो इस तरीके का अंजाम ना होता। यहाँ पर जीजा और साली के बीच में मोहब्बत चल रही है, वैध संबंध चल रहे हैं, जिस्मानी भूख चल रही है, लेकिन उसके बाद में इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बर्बाद कर चला जाता है। तो दोस्तों आखिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या प्रलय आया, सारी हकीकत मैं आप लोग को परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है नागपुर शहर की। और नागपुर शहर के अंतर्गत एक इलाका आता है 5 पावली इलाका। और दोस्तों इसी 5 पावली इलाके में एक परिवार रहता है। इस परिवार में जो परिवार का मुखिया है उसका नाम आलोक है। और आलोक के घर में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे एक साथ रहते हैं। और दोस्तों आलोक का जो घर है आमतौर पर सुबह 8 बजे के आसपास या फिर 7:30 बजे के आसपास उसके घर का जो मेन गेट होता था ये खुल जाता था। लेकिन दोस्तों आज न जाने क्या बात थी कि जो आलोक का घर है उसका ना तो गेट खुला है, ना कोई चहल पहल इसके घर से दिखाई पड़ रही है। 8 से 9 बज जाते हैं। शुरुआत में तो जो पड़ोस में रहने वाले लोग होते हैं सोचते हैं कि आलोक आज सोता होगा, थक गया होगा। लेकिन दोस्तों जब 10 से 11 बजे का समय हो जाता है और आलोक के घर से ना तो किसी पर्सन के निकलने की कोई आहट होती है, ना तो गेट खुलता है और ना ही अंदर किसी तरीके की कोई आवाज़ें आती है, ना तो अंदर किसी तरीके की कोई हलचल होती है। अब जो मोहल्ले पड़ोस वाले जो लोग होते हैं चिंतित होते हैं कि आमतौर पर गेट जो है वो 7:30 या फिर 8 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे खुल जाता है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आलोक के घर का जो गेट है ये खुला ही नहीं है। इसलिए मोहल्ले पड़ोस के जो लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, आलोक के घर पर पहुंचते हैं। घर पर पहुंचने के बाद दरवाजे को खटखटाया जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार दरवाजे को खटखटाया जाता है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से लोग आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आलोक के घर का दरवाज़ा है नहीं खुलता है। अब मोहल्ले पड़ोस वाले जो लोग थे ये परेशान, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि पीछे वाली खिड़की जो है उस खिड़की से जाकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। उसके बाद में ये लोग इकट्ठा होकर सीधे पीछे वाली खिड़की पर पहुंचते हैं। जब खिड़की पर जाते हैं तो खिड़की भी बंद है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर लोग जो हैं वो थोड़ा सा चिंतित होते हैं, इसलिए ये फैसला करते हैं कि इस खिड़की को धक्का देकर इसे थोड़ा बहुत अगर देखने को मिल जाए घर के अंदर तो पता चल जाएगा कि आखिर क्या हुआ है। उसके बाद में जैसे तैसे कर उस खिड़की को अंदर की साइड धकेला जाता है। अब जैसे ही अंदर की साइड धकेला जाता है तो उसमें से कुछ ऐसी जगह दिखती है कि जहाँ से घर के अंदर देखा जा सकता था, यानी थोड़ा बहुत गैप हो जाता है। उसके बाद में जो मोहल्ले पड़ोस के लोग होते हैं वो उस विंडो से जब झांकने की कोशिश करते हैं, अंदर देखने की कोशिश करते हैं, तो देखते क्या है कि जो आलोक का बेटा है वो बेटा खून से लथपथ पड़ा हुआ है और उसके जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बहना है। लोग वहाँ से भागते हैं, शौक रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। तुरंत आनफान में पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अब जब पुलिस को फ़ोन किया जाता है इस तरीके का मामला बताया जाता है कि एक घर है उसका गेट आमतौर पर 7:30 बजे खुल जाता है लेकिन आज नहीं खुला, और हम लोगों ने पीछे की खिड़की से देखा तो उनके घर में जो बेटा है उसका जो शव है ये ज़मीन पर पड़ा हुआ है और बहुत सारा खून उसके जिस्म से बह रहा है, आप जल्दी आ जाइए। तो दोस्तों पुलिस वाले भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेते हैं, तुरंत मौके पर पहुँचते हैं। जब उस घर के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं क्या है, वाकई ताला लगा हुआ है। पीछे की खिड़की से देखा जाता है तो शव पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब शुरुआत में तो पुलिस को भी और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको लगता है कि शायद इस लड़के की किसी ने हत्या की है, वो भी गला रेत कर।
उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि इस गेट को तोड़ा जाए। जो मेन गेट होता है उस गेट को तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद में जब पुलिस वाले अंदर घुसते हैं तो अंदर घुसने के बाद में देखते क्या है कि इसमें जो आलोक का बेटा है वो खून से लथपथ पड़ा हुआ है, उसके जिस्म से बहुत सारा खून बह रहा है और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसके गले पर किसी ने तेज़ धारदार हथियार को कई बार चला दिया है, यानी गला रेत कर इसकी हत्या की गई है। उसके बाद दूसरे कमरे में देखा जाता है तो वहाँ पर आलोक की जो पत्नी है जिसका नाम विजया, ये भी उसी हालत में पड़ी हुई है, जिस्म से बहुत सारा खून बह रहा है, गला कटा हुआ है, यानी इसके भी गले पर किसी ने तेज़ धारदार हथियार को कई बार चला दिया है, यानी गला रेत कर इसकी भी हत्या की गई है। उसके बाद में पुलिस वाले दूसरे रूम में जाते हैं तो दूसरे रूम में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो आलोक है ये फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। अब पुलिस वाले यहाँ पर कन्फ्यूज़ हैं। पुलिस वाले पहले तो उस घर को पूरी तरीके से सील करते हैं और फिर ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कातिल ने कोई सबूत छोड़ा या फिर नहीं। पहले तो पुलिस को ये लगता है कि इन दोनों की हत्या की गई है और आलोक को पकड़कर फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। लेकिन इसी बीच में पुलिस के पास एक कॉल आता है और उस कॉल में बताया जाता है कि इसी इलाके में एक और घर है जिस घर में दोहरा हत्याकांड हुआ है। अब पुलिस दौड़ी दौड़ी भागी भागी वहाँ पर पहुँचती है। इस घर को ऑलरेडी सील कर चुकी थी। अब दोस्तों जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पता चलता है इस घर के अंदर एक लड़की है जिस लड़की की हत्या की गई है, उस लड़की की माँ की हत्या की गई है। अब जब पुलिस वहाँ पर छानबीन शुरू करती है और पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कि यहाँ पर भी जो हत्या हुई है ये गला रेत कर हत्या हुई है, और उधर जब तक ये बात पहुँच जाती है कि शहर में आलोक के घर में भी हत्या हुई है, आलोक की हत्या हुई है, आलोक की पत्नी की हत्या हुई है, बेटे की हत्या हुई है, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं ये बताते हैं कि साहब जिस घर से आप अभी आए हैं उसी की ये ससुराल है, यानी आलोक की ये ससुराल है, और ये जो लड़की है ये आलोक की साली जिसका नाम अमीशा, और जो सास जो बुजुर्ग महिला है ये आलोक की सास है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डाउट होता है कि इस दोनों हत्याकांड का कहीं ना कहीं कोई संबंध है, यानी कत्ल करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो इन दोनों घरों में आता जाता था, इन दोनों घरों से जान पहचान थी। तो पुलिस अब इस पूरे मामले में दोनों जगहों को सील करती है। सबसे पहले सारी की सारी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में जो आलोक के ससुर होते हैं जिनका नाम देवीदास होता है, ये अपनी ड्यूटी से वापस आते हैं। जब ये अपनी ड्यूटी से वापस आते हैं तो देखते क्या है कि घर के चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। अब ये दौड़े दौड़े भागे भागे वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि इनकी बेटी और इनकी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है, और दूसरी तरफ जो लड़की है जो शादी करके जा चुकी है उसकी भी हत्या हो चुकी है, उसके पति की भी हत्या हो चुकी है, उसके बेटे की भी हत्या हो चुकी है। मानो देवीदास पे तो जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन देवीदास अपने आप को संभालते हैं, जैसे तैसे चुप कराते हैं। उसके बाद पुलिस से कहते हैं कि साहब मेरी पत्नी और जो मेरी बेटी जिसकी शादी नहीं हुई थी, जो आलोक की साली थी, उसकी हत्या, आलोक की पत्नी की हत्या, आलोक की बेटी की हत्या अगर किसी ने की है तो आलोक ने की है, और किसी का इस हत्या के अंदर कोई हाथ नहीं है। अब दोस्तों पुलिस जैसे ही आलोक के ससुर देवीदास की ये बात सुनती है पुलिस तुरंत सख्ते में आ जाती है। उसके बाद में देवीदास से पूछा जाता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो जो देवीदास है ये कहता है कि साहब वो तो शुक्र है कि मैं ड्यूटी गया हुआ था, अगर मैं ड्यूटी ना गया हुआ होता तो आज मेरा भी कत्ल हो जाता। उसके बाद में जो देवीदास होते हैं जो आलोक के ससुर हैं वो आलोक और अपनी बेटी जिसका नाम अमीशा जो कि साली है आलोक की, उसके बारे में एक ऐसी बात पुलिस को बताते हैं कि पुलिस वाकई ऐसा सोचती है कि जैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन अब खत्म हो जाएगी और बहुत जल्द इस केस से पर्दा हट जाएगा। उसके बाद में जो अमीशा होती है जिसका कत्ल आलोक की ससुराल में हुआ था सास के साथ में, उसका फ़ोन पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है। उसके बाद में उस फ़ोन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो निकालने की कोशिश करती है, डाटा कैसा है क्या है अंदर। अब जैसे ही उस फ़ोन को खोला जाता है, उसका लॉक तोड़ा जाता है और उसके अंदर से एक ऐसी रिकॉर्डिंग मिलती है जिस रिकॉर्डिंग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। लेकिन दोस्तों इस पूरे केस की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई थी। दरअसल दोस्तों जो आलोक होता है ये आलोक पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा था नहीं। इसके जो पिताजी थे इनकी मार्केट के अंदर एक सिलाई की दुकान थी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ दिन आलोक को अपनी सिलाई की दुकान पर बिठा लेता हूँ, लेकिन सिलाई में भी इसका मन नहीं लगता था। उसके बाद में इसके पिताजी आलोक की एक कपड़े की दुकान मार्केट के अंदर करा देते हैं। अब जो कपड़े की दुकान थी ये ठीक ठाक चलने लगती है। अब जो दुकान पर ग्राहकी बढ़ती है तो कुछ ग्राहक ऐसी डिमांड करते हैं, कुछ और प्रोडक्ट भी मांगते हैं, तो इसको लगता है कि अपनी दुकान के अंदर थोड़ा सामान बढ़ाना चाहिए। तो आलोक जो है ये फैसला करता है कि अपनी दुकान के अंदर कुछ लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स भी रखेगा। उसके बाद में अंडरगारमेंट्स का जो बिज़नेस होता है ये बढ़ा लेता है। अच्छा इसकी किस्मत अच्छी थी कि उसका जो कपड़े का कारोबार था वो भी अच्छा चल रहा था, इधर जो अंडरगारमेंट्स इसने रखे थे अब ये काम भी दौड़ने लगा था।
अब दोस्तों जो आलोक था ये रंगीन मिजाज का आदमी था, क्योंकि इसकी दुकान पर अक्सर महिलाएं लड़कियां आती थी और उनसे ये अश्लील और गंदी गंदी बातें किया करता था। अब चूंकि ये अश्लील बातें करा करता था, इसका जो दिमाग था वो रंगीन मिजाज दिमाग था। फिर उसके बाद में दोस्तों एक दिन इसकी दुकान पर बिजिया आती है। जब बिजिया इसकी दुकान पर आती है, दोनों में बातचीत होती है, दोस्ती होती है, प्यार में बदल जाती है। उसके बाद में बात रिश्ते तक पहुंचती है, शादी हो जाती है। लेकिन दोस्तों आलोक जो था, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, रंगीन मिजाज आदमी था। अब इसकी एक साली भी थी जिसका नाम अमीशा था। ये अपनी साली पर भी गंदी नज़र रखने लगा था। एक दिन इसकी जो साली होती है अमीशा, जब वो आलोक की दुकान पर जाती है, क्योंकि उसको पता चलता है कि जीजा जी की अंडरगारमेंट्स की भी शॉप है, तो वो अपने जीजा से मजाक मजाक में कहती है कि जीजा जी तुम्हें ये लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स सेल करने के लिए एक लेडीज़ रखना चाहिए। तो जो आलोक है ये उस अपनी साली अमीशा से कहता है कि दरअसल मुझे किसी भी लेडीज़ को रखने की ज़रूरत नहीं है और ये सारा सामान मैं खुद बेच सकता हूँ। तो उसी समय इन जीजा और सालियों के बीच में कुछ ऐसी मजाक चलती है, कुछ हंसी मजाक में आलोक अपनी साली से कुछ इस तरीके की बातें कह देता है कि जो उसकी साली होती है जिसका नाम अमीशा, ये शर्मा के वहाँ से चली जाती है। और दोस्तों जब अमीशा शर्मा के वहाँ से चली जाती है तो उसी समय आलोक के मन में कुछ गंदे ख्यालात अपनी साली के लिए आते हैं। अब दोस्तों जो अमीशा थी शर्मा के अपने घर जा चुकी थी, इधर जो आलोक था अब इसके मन में कहीं ना कहीं जो साली अमीशा है इसको लेकर गंदे ख्यालात आने लगे थे। और इसी बीच में दोस्तों आलोक एक दिन अपने ससुराल जाता है। और जब ये अपने ससुराल पहुंचता है तो उस समय जो इसके ससुर देवीदास होते हैं ये काम के सिलसिले में बाहर गए हुए होते हैं। जो सास होती है ये मार्केट के किसी काम से गई हुई होती है। यानी घर में अब अमीशा सिर्फ अकेली थी। उसके बाद में ये मौका देखते ही अमीशा को पीछे से कस के पकड़ लेता है और उससे ज़ोरदस्ती करने लगता है। अब दोस्तों जब ये अमीशा के साथ में ज़ोरदस्ती करने लगता है तो अमीशा क्योंकि थोड़ा बहुत विरोध करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी मर्जी थी, इसलिए वो अपने आप को ढीला छोड़ देती है। और उसके बाद में सारी ही मर्यादाएं वहाँ पर टूट जाती हैं और उसके बाद में एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब दोस्तों जो अमीशा थी ये पहली बार किसी पुरुष को अपने आप को सौंप रही थी और वो भी उसका जीजा था। तो अमीशा को भी जो सुख मिल रहा था वो इतना अच्छा उसको लग रहा था, उसको पहली बार ऐसा एहसास हो रहा था कि इस चीज़ में जितना सुख है शायद किसी चीज़ में नहीं है, इसलिए इसको अपने जीजा की लत लग जाती है। और दोस्तों उसके बाद में जब इन दोनों के बीच में ये अवैध संबंधों का सिलसिला शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अब जब कभी भी आलोक अपनी ससुराल जाता, अपनी साली के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और लगातार इनकी जो चीज़ें चल रही थी वो चलती रहती है। और इस बारे में जो आलोक के ससुर होते हैं देवीदास और उसकी जो सास होती है इनको कानो कान खबर भी नहीं चलती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको छुपाए नहीं जा सकता। इसलिए आलोक की जो पत्नी होती है बिजिया, उसको एक दिन आलोक और उसकी जो बहन होती है अमीशा, इन दोनों के अवैध रिश्तों के बारे में पता चल जाता है। जब उसको पता चलता है कि जो उसकी छोटी बहन है वो उसके पति पे ही डोरे डाल के बैठी हुई है, उसके घर को उजाड़ रही है, तो ये अपने पति को बहुत ज़्यादा समझाती है। अपने पति से कहती है कि तुम जो कर रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बाद में अपनी बहन से भी कहती है, बहन से कहती है कि तुम क्यों मेरा बसा बसाया घर उजाड़ रही हो, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा परिवार का तो कम से कम ख्याल रखो। लेकिन दोस्तों जो आलोक होता है और उसकी जो साली होती है अमीशा, इन दोनों को ना तो विजया की कोई बात सुनाई देती है और ना ये विजया की किसी बात की कोई परवाह करते हैं। और लगातार इनके बीच में जो चल रहा था वो वैसा ही चलता रहता है। अब जब विजया बहुत ज़्यादा थक जाती है, परेशान हो जाती है इन दोनों को समझाते समझाते, तो उसके बाद में वो फैसला करते हैं कि इस बारे में वो अपने माता पिता को बताएगी। उसके बाद में एक दिन वो अपने माता पिता के घर पहुंचती है, अपने मायके पहुंचती है और मायके पहुंचने के बाद में सारी बात सिलसिलेवार तरीके से अपने पिता और माँ को बता देती है। अब जैसे ही माता पिता ये बात सुनते हैं उनको भी बहुत झटका लगता है। वो तो एकदम से शौक रह जाते हैं कि बेटी का घर बेटी ही उजाड़ रही है। उसके बाद में अपनी छोटी बेटी को अपने पास बिठाते हैं अमीशा को और उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें दिलो जान से मोहब्बत करती है और तुम्हें क्या मिलेगा उसका घर बिगाड़ कर। उसके 2 बच्चे भी हैं, ज़रा सोचो अगर तुम अपने जीजा के साथ में शादी कर भी लेती हो तो तुम्हारी बहन का क्या होगा। जब ये सारी चीज़ें उसको एक तरीके से समझाई जाती है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, तो आखिरकार जो अमीशा होती है ये मान जाती है और कहती है कि ठीक है पापा, आज के बाद मैं अपने जीजा से कभी नहीं मिलूँगी। उसके बाद में इनकी ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो आलोक था उसके ऊपर कहीं ना कहीं अमीशा का भूत सवार था, इसलिए ये पागल हो चुका था और बार बार ये अपनी ससुराल जाता था। अब जब कभी भी अपनी ससुराल जाता तो जो सास ससुर थे वो उसको इतना मौका ही नहीं देते कि ये अमीशा से कोई बात कर सके। उधर ये अमीशा को फ़ोन करता तो अमीशा फ़ोन नहीं उठाती, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। अब आलोक बहुत ज़्यादा परेशान। उधर जो आलोक के सास ससुर थे ये आलोक से कहते थे कि बेटा एक बेटी हम तुमको दे चुके हैं, अब तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हमारी छोटी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद करो, हमारी बड़ी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद करो।
अब हम अपनी छोटी बेटी का रिश्ता कहीं और कर देंगे और तुम खुशी खुशी उसकी शादी हो जाने दो। अब दोस्तों आलोक के सास ससुर आलोक को समझा तो रहे थे, लेकिन आलोक के मन में एक बात भी गड़ नहीं रही थी। आलोक की सब बातें सर के ऊपर से जा रही थी। आलोक को कहीं ना कहीं अपनी साली की लत लग चुकी थी और अपनी साली के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। इसलिए ये उस समय तो घर से चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर से वापस अपनी ससुराल जाता है। जब ये अपनी ससुराल पहुंचता है तो जो ससुर थे ये काम पर गए हुए थे, जो सासू माँ थी ये बाहर कहीं गई हुई थी काम से, बस घर में सिर्फ और सिर्फ मनीषा अकेली थी। अब जैसे ही अपनी साली मनीषा को घर में अकेला देखता है, उसको पीछे से पकड़ लेता है। मनीषा विरोध करती है। चूंकि आलोक एक पुरुष है, मनीषा जो थी वो एक महिला थी, वो अपने आप को आलोक से बचा नहीं पाती है, विरोध पूरी तरीके से कर नहीं पाती है। जो आलोक था वो फिर से अपनी साली के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, ज़ोर ज़बरदस्ती उसके साथ में रेप करता है। अब दोस्तों वो सब कुछ करता है जो पहले उसने उसके साथ में किया था। जब उसके साथ में अपनी प्यास बुझा लेता है, भड़ास निकाल लेता है, उसके बाद में अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद फिर मनीषा के गले पर रख देता है और कहता है कि तुम अगर मेरी नहीं हो सकती तो फिर किसी की नहीं हो सकती। उसके बाद में चाकू उसके गले पर चला देता है। मनीषा जो थी वहीं पर गिर जाती है, उसके जिस्म से खून की फुहारें छूट पड़ती हैं। उसी समय जो आलोक की सास होती है वो भी घर पे आ जाती हैं। तो ये कहता है कि तुम भी बस तैयार हो जाओ, और तुरंत अपनी सास की तरफ भागता है। वो बेचारी गेट से बाहर भाग पाती कि इसी समय पीछे से ही उनको पकड़ लेता है और गले पर वो तेज़ धारदार जो हथियार होता है वो चला देता है। वो भी बेचारी वहीं गिर जाती है। उसके बाद में अपने घर पहुंचता है, गुस्से में अपनी पत्नी से झगड़ा करता है और झगड़ा करने के बाद में उसके गले पर भी वो तेज़ जो धारदार हथियार था इसके पास वो चला जाता है। पत्नी विजया जो होती है वो भी वहीं पर गिर जाती है, तड़प तड़प कर, उसकी भी मौत हो जाती है। बेटे को देखता है, उसके भी गले पर हथियार चलाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद में ये अपने कमरे की तरफ जाता है, थोड़ी देर बैठता है और जब इसको होश आता है, इसको लगता है कि ये सब क्या हो गया, उसके बाद में अपने आप को भी ये फांसी के फंदे पर लटका देता है। अब दोस्तों जब पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है तो जो देवीदास होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, मैं किस्मत का लोग बोल रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, बाहर चला गया तो बच गया, लेकिन अब मुझे पुकारने वाला कौन है? कौन मुझे पापा कह के बुलाएगा? कौन मुझे इस घर के अंदर खाना बना के देगा? मैं किसे देख के हंसूंगा? बेहतर यही होता कि उस दिन मैं काम पर ना जाता और मैं भी अपने दामाद आलोक के हाथों मारा जाता। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि शुरू में तो ये जो अवैध संबंध थे इस आलोक को बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन इस अवैध संबंधों की वजह से जो उसका परिवार उजड़ा और खुद की भी जो ज़िंदगी गई उसके बारे में इसने कभी नहीं सोचा था। दोस्तों अवैध संबंध जो होते हैं शुरुआत में तो शायद सब कुछ ठीक ठाक लगता है इंसान को, लेकिन बाद में इसका जो अंजाम होता है ये बहुत ही भयावह होता है, बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, लगता है अब तबीयत में सुधार हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, आप जल्दी से ठीक हो जाएं और अब किसी के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है, थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी इस तरीके से लगातार हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए, लगातार अपना प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो छोड़कर दूसरे चैनलों पर गए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वापस आइए, अब तबीयत थोड़ी ठीक हो चुकी है, आपको कहानियाँ बेहतरीन मिलेंगी। उसके बाद में प्रिया वर्मा हैं, लिखती हैं वेरी नाइस, तो प्रिया वर्मा जी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं शाविज भाई, ज्ञान सिंह जी दास्तान ज़िंदगी सुनते हैं खुर्शीद भाई की। तो इस्लाम शेख जी अच्छी बात है सुनते हैं, लेकिन ज्ञान सिंह जी मैं आपको मिस कर रहा हूँ, ज़रूर आइएगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है दीपेश सनीन करके है और लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं, सुनाते हैं दीपेश कुमार सैनिल कानपुर से, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में रेखा यादव है, लिखते हैं भाई आपकी कहानी अच्छी लग रही है, बताने का जो तरीका है ये अलग है, तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत लाजवाब है और लाजवाब सुनाते हैं, रेनू सुनील त्यागी शानावलन शहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, मेरा नाम इस्लाम शेख है, मैं यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट टोन मोदहा से हूँ और तुम्हारी कहानी सुनता हूँ। तो भाई इस्लाम शेख जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। विनोद उपाध्याय लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, कहानी अच्छी लगी और आपने बोला था कि 5 दिनों तक कमेंट्स नहीं पढ़े जाएंगे, इसलिए मैंने कमेंट्स करना बंद कर दिया था। तो विनोद उपाध्याय जी मैंने बताया था दूसरे दिन कि मैं हॉस्पिटल तो गया था, लेकिन किसी वजह से डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तबीयत में थोड़ा सुधार है तो एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेडिसिन दी और मुझे घर भेज दिया। उसके बाद में MR दिवाकर घोष हैं, लिखते हैं मोस्ट मौलवीज स्पेशली इन रिमोट एरियाज आर डूइंग ऑल द वीकर सेक्शंस गेट मोर अफेक्टेड। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राम प्यारे यादव है, लिखते हैं सर नमस्ते प्रणाम, आपकी कहानी सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है सर, मैं बहुत दिनों से आपकी कहानी
नहीं आपको कमेंट्स नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। राम प्यारे यादव आजमगढ़ से। तो राम प्यारे यादव जी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट्स करके हमें बताया। और उसके बाद में अशफाक अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं और आप ठीक हैं? तो भाई मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। उसके बाद में तिरिन साहू हैं, लिखते हैं हेलो भैया कैसे हैं आप? तो भाई मैं ठीक हूँ। हैदर लस्कर हैं, लिखते हैं एक अरसे बाद आपको सुनने का इत्तेफाक हुआ। तो हैदर लस्कर जी, मैंने आपको बहुत मिस किया, खैर आप वापस आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफसार हैं, लिखते हैं शर्म नाम की चीज़ नहीं है दुनिया में, और जो बेशरम लोग हैं वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो भाई आपका शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, मौलाना को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। एक नमाज देने वाला ऐसी हरकत करेगा तो मालिक उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात कही भाई आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। AS 617 यानी अनिल सालुंखे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार अपना प्यार दिखाते हैं। शाबिद जी, आजकल का ज़माना ऐसा है कि आंखें बंद करने पर भी भरोसा नहीं कर सकते। माँ बाप की भी गलती है, बच्चों को सही स्पर्श और गलत स्पर्श का अर्थ समझाना चाहिए। अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो बच्चों बेझिझक माँ बाप को बता सकें, और ऐसे भेड़िए किसी भी रूप में रह सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अनिल सालुंखे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे आप लोगों के जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को पसंद आई होगी। और दोस्तों, आप लोग कहानी पे कमेंट्स थोड़े कम कर रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कमेंट्स करें और लाइक करें। और जो लोग चैनल को बस देख के निकल जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करके रख लें। यहाँ पे आप लोग को जो भी कहानी मिलेगी बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में मिलेगी और आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।